लव यू ऑल। हम लोग क्लास 11th चैप्टर नंबर 16 सब्जेक्ट बायोलॉजी पाचन एवं अवशोषण का पहला लेक्चर देख चुके हैं और उसी में हम लोग सीखे थे कि पाचन क्या होता है, पाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती थी। फिर हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग का पाचन तंत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला आहार नाल और दूसरा आहार नाल से जुड़ी हुई ग्रंथियां। हम लोग ये सीखे थे कि हम लोग के आहार नाल की शुरुआत अग्रभाग में उपस्थित मुख से होती है और इसका अंत पश्च भाग में उपस्थित मल द्वार पर होता है। और हमने आहार नाल के एक एक हिस्से का नाम बताया था और बताया था कि प्रत्येक हिस्से के बारे में डिटेल अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो हम लोग आज जा रहे हैं सीखने, उससे पहले एक बार पुनः रिवाइज कर दिया जाए कि जो हम लोग की आहार नाल है इसकी शुरुआत मुख से होती है, मुख के बाद से मुख गुहा आता है, मुख गुहा के बाद से ग्रसनी आती है, ग्रसनी के बाद से ग्रसिका, ग्रसिका के बाद से अमाशय, अमाशय के बाद से छोटी आंत और छोटी आंत के बाद से बड़ी आंत। यहां पर लिखा है सीक्वेंस, यहां से लेकर के अर्थात मुख से लेकर के मल द्वार तक हम लोग की आहार नाल होती है। मुख अग्रभाग में होता है और मल द्वार पश्च भाग में होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि मुख क्या, जो मुख गुहा होती है उसमें क्या क्या होता है। तो ये जो मुख गुहा है, हम लोग के मुख गुहा में दो चीजें होती हैं। पहला होता है उसमें दांत कई सारे होते हैं और दूसरी उसमें एक पेशीय जिह्वा होती है। इन दोनों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। दांत के बारे में पहली बात कही जा रही है कि जो दांत होते हैं कहां पर होते हैं, तो हमारे मुख गुहा के अंदर जो हमारे जबड़े होते हैं ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में ही ऐसे गड्ढे बने होते हैं, सांचे बने होते हैं और इन्हीं सांचों में हमारे दांत धंसे होते हैं। इसलिए तो यहां लिखिए कि प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है। वह सांचा अर्थात वो गड्ढा होता है, गर्त होता है और उसी गर्त में दांत फंसे होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग गर्त दंती कहते हैं, इंग्लिश में थिकोडंट कहते हैं। तो दांत के बारे में आप एक चीज सीख गए कि जो दांत होते हैं जबड़ों में बने सांचे होते हैं, उसी में धंसे होते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग थिकोडंट अर्थात गर्त दंती व्यवस्था कहते हैं। दूसरी बात दांत के बारे में क्या है कि जो दांत होते हैं वो मानव समेत अधिकांश स्तनधारियों में, स्तनधारी का मतलब जिसमें स्तन ग्रंथियां होती हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो मानव समेत अधिकांश स्तनधारियों में दांत दो प्रकार के होते हैं। पहला अस्थायी दांत, अस्थायी है अर्थात ये जीवन भर नहीं रहेगा, टूट जाएगा ये, और ये तब तक होता है जब तक बच्चा दूध पीता रहता है, उसकी थोड़ी बहुत खेलने कूदने की उम्र होती है। जब तक बच्चा परिपक्व नहीं हुआ रहता है तब तक बच्चा का जो दांत होता है वह अस्थायी दांत होता है। जैसे ही अस्थायी दांत टूट जाते हैं, उनके टूटने के बाद से अस्थायी दांत आते हैं जो इनके तुलना में थोड़े बड़े होते हैं और ये जो है अस्थायी दांत जीवन प्रयत्न बने रहते हैं। तो इस प्रकार मानव समेत अधिकांश स्तनधारियों में दो प्रकार के दांत होते हैं। अस्थायी दांत ऐसा लग रहा है कि बच्चा जब तक दूध पीता रहता है तब तक होता है, इसलिए दूसरा नाम दिया गया दूध के दांत। तो पहला ये हो गया अस्थायी दांत और दूसरा हो गया अस्थायी दांत। जीवन में दो दो प्रकार के दांत आ रहे हैं, अस्थायी दांत और अस्थायी दांत। जीवन में दो दो प्रकार के दांत का आना, इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग द्विबार दंती अर्थात डायफोडंट कंडीशन कहते हैं। तो दांत के बारे में आप दो चीज सीख गए। पहला थिकोडंट होते हैं अर्थात जबड़े में उपस्थित जो सांचे होते हैं उसी में धंसे होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग थिकोडंट अर्थात गर्त दंती कहते हैं। दूसरा जो हमारे दांत होते हैं अधिकांश स्तनधारियों समेत मानव में भी जो दांत होते हैं जीवन में दो बार आते हैं। पहला अस्थायी दांत जिनको हम लोग दूध के दांत कहते हैं, और जब वो टूट जाते हैं उनके जगह पर नए और बड़े दांत आते हैं जो जीवन प्रयत्न में रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग द्विबार दंती अर्थात डायफोडंट कंडीशन कहते हैं। और ये जो अस्थायी दांत होते हैं मानव में अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है और ये चार प्रकार के होते हैं। पहला कृतंक, इंग्लिश में इसको हम लोग इंसिजर कहते हैं। दूसरा रदनक, इंग्लिश में इसको हम लोग कैनाइन कहते हैं। तीसरा अग्रचर्वक, इंग्लिश में हम लोग इसको प्रीमोलर कहते हैं। और जो चौथा है वह चर्वणक है, इंग्लिश में इसको हम लोग मोलर कहते हैं। जो अस्थायी दांत होते हैं चार चार प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के दांतों के होने की व्यवस्था को हम लोग हेट्रोडंट डेंटिशन कहते हैं। हमारी एनसीईआरटी हिंदी में भी इसको हेट्रोडंट डेंटिशन ही लिखी है। तो दांतों के बारे में हम लोग तीन चीजें सीख गए। दांत तीन प्रकार, पहला कंडीशन है थिकोडंट होता है, दूसरा द्विबार दंती अर्थात डायफोडंट कंडीशन होता है, तीसरा हेट्रोडंट डेंटिशन होता है। अगली बात क्या है
कि जो 4 प्रकार के जो दांत हैं इनकी संख्या कितनी कितनी होती है, और इनकी संख्या को बताने वाले सूत्र को हम लोग दंत सूत्र कहते हैं। ये दंत सूत्र क्या बता रहा है? प्रत्येक जबड़े में अर्थात ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में, प्रत्येक जबड़े के आधे हिस्से में उपस्थित दांतों की संख्या बताने वाले सूत्र को हम लोग दंत सूत्र कहते हैं। और जो ऐसे इंसीजर अर्थात हम लोग का ये जो कृतंक है, इसकी संख्या होती है एक जबड़े के आधे हिस्से में 2। यहां पर देखिए, ये जो कृतंक है, कृतंक, इसकी संख्या चाहे वो नीचे वाला जबड़ा हो और चाहे ऊपर वाला जबड़ा हो, आधे हिस्से में 2। तो जब एक जबड़े के आधे हिस्से में 2 तो इधर भी 2, तो एक जबड़े में 4, तो दोनों जबड़ों में 8, अर्थात इंसीजर कृतंक की कुल संख्या कितनी हो गई? 8। तो हम लोग भाई तो दंत सूत्र मतलब क्या होता है? प्रत्येक जबड़े के आधे हिस्से में उपस्थित दांतों की संख्या बताने वाले सूत्र को हम लोग दंत सूत्र कहते हैं। तो इस प्रत्येक जबड़े के आधे हिस्से में कृतंक संख्या कितनी है? 2। तो यहां पर देखिए 2, ऊपर वाले में 2 और नीचे वाले में 2। उसके बाद से जो दूसरा प्रकार का दांत है उसका नाम है रदनक। रदनक, इंग्लिश में इसको हम लोग कैनाइन कहते हैं, और इसकी एक जबड़े के आधे हिस्से में संख्या होती है 1। तो देखिए यहां पर लिखा 1, तो इसमें 1 तो इसमें 1, 2 एक जबड़े में, तो 2 दूसरे जबड़े में, तो 2 और 2 4, तो रदनक की संख्या हो गई 4। और जो तीसरा प्रकार का दांत है उसका नाम है अग्रचर्वणक, और उसकी संख्या होती है 2। देखिए ये एक जबड़ा है, इस एक जबड़े के आधे हिस्से में 2, तो 2 इधर तो 2 इधर, 4, एक जबड़े में 4, तो दोनों जबड़ों में 8, तो इसका नाम है अग्रचर्वणक। इसकी संख्या कितनी हो गई? 8। लास्ट के जो 3 बच रहे हैं इनका नाम है चर्वणक। चर्वणक, और एक जबड़े के आधे हिस्सों में इनकी संख्या होती है 3, तो 3 इधर और 3 इधर, 6 नीचे 6 ऊपर 12। टोटल संख्या काउंट कर लीजिए, 12, 8, 20, 20 4 24 और 8 32। इसीलिए तो लिखा गया है कि जो अस्थाई दांत होते हैं उनकी संख्या 32 होती है। और प्रत्येक जबड़े के आधे हिस्सों में उपस्थित दांतों की संख्या बताने वाले सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? दंत सूत्र, ICPM। इंसीजर का मतलब कि कृतंक, उसकी संख्या एक जबड़े के आधे हिस्से में 2, तो दूसरे वाले जबड़े के आधे हिस्से में 2, 2 और 2 4, और 4 दूनी 8, तो इंसीजर की संख्या कितनी हो गई? 8। एक जबड़े के आधे हिस्से में जो रदनक होता है उसकी संख्या 1 होती है, तो 1 इधर और 1 इधर, 2 एक जबड़े में, तो 2 दूसरे जबड़े में, 2 और 2 4, यहां पर देखिए 4 लिखा है। उसी प्रकार इनकी भी संख्या आप इस सूत्र से पता लगा सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था, मुख्य गुहा में कितनी चीजें होती हैं? 2 चीजें होती हैं, एक तो दांत होते हैं और दूसरी पेशीय जिह्वा होती है। दांत के बारे में हम लोग 3 चीजें देख लिए, दांत थिकोडेंट होते हैं, दूसरा डाइफ्यूडेंट होते हैं, और तीसरा हेटेरोडेंट डेंटिशन होती है। ये तीनों चीजें हम लोग के मानव के दांतों पर लागू होती है। दूसरी मुख्य गुहा में पाई जाने वाली चीज है पेशीय जिह्वा, जो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। ये होठ है, उसके ऊपर के दांत है, नीचे वाले जो दांत हैं ये जीभ से ढके हुए हैं, जीभ बाहर निकाला है व्यक्ति, उसका ये इमेज है। तो जो ये हमारी जिह्वा है, इसको कोई भी व्यक्ति मन करे तो इधर, मन करे तो इधर, ऊपर नीचे स्वतंत्र रूप से किधर भी कोई भी इसको घुमा सकता है। इसे तो लाइन लिखिए कि स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशी अंग है, अर्थात पेशियों की बनी होती है, मसल्स की बनी होती है। अगर यहां लिखा है कि जो हमारी जो जिह्वा होती है, हमारे मुख गुहा में ऊपर वाले हिस्से को लोग रूफ बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो जो हमारी जिह्वा होती है, आप खुद सोचिए, ऊपर से जुड़ी होती है कि नीचे से जुड़ी होती है? हाँ, नीचे से जुड़ी होती है, और नीचे जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है उसका नाम होता है फ्रेनुलम। इसलिए लाइन लिखिए कि जो जिह्वा होती है फ्रेनुलम द्वारा मुख्य गुहा के आधार से जुड़ी होती है। अगली लाइन लिखा है कि जो हमारी जिह्वा होती है उस जिह्वा पर छोटे छोटे उभार होते हैं, और उन छोटे छोटे उभार को हम लोग पैपिला कहते हैं। पैपिला बहुवचन है और पीपल एक वचन है। तो पैपिला होते हैं, और ये जो पैपिला होते हैं, जो उभार होते हैं, इन्हीं में ये देखिए ऐसे क्या है, जगह जगह पर स्वाद कलिकाएं हैं, और ये स्वाद कलिकाएं क्या बताती हैं? स्वाद बताती हैं।
अब अगला सवाल है कि हमारे जीभ का कौन सा हिस्सा, कहाँ का हिस्सा कैसा स्वाद बताता है? तो आगे वाला जो हिस्सा होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है अग्रभाग, जो हमारे जीभ का आगे वाला हिस्सा होता है वो मीठा स्वाद बताता है, स्वीट टेस्ट। और जो सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है अर्थात पश्च हिस्सा, वह कड़वा स्वाद के बारे में बताता है, लिखा भी यहाँ पर बिटर टेस्ट के बारे में बताता है। तो ये आगे हो गया और ये पीछे हो गया। ये जो है इसको हम बोलते हैं लेटरल पोर्शन, पार्श्व भाग, और ये भी पार्श्व भाग है, ये भी पार्श्व भाग है, लेकिन पार्श्व में भी ये देखिए आगे है, तो यहां पर मैं लिख दिया हूं अग्र पार्श्व, और ये जो है दोनों पीछे हैं, तो मैं लिख भी दिया हूं पश्च पार्श्व भाग। तो ये दोनों ही पार्श्व भाग, एक आगे की तरफ है, ये दोनों आगे की तरफ है, ये साल्टी नमकीन स्वाद बताते हैं, और जो पीछे वाले पश्च पार्श्व भाग हैं ये खट्टे स्वाद अर्थात सॉर टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी जिह्वा होती है वह पेशी अंग है जो स्वतंत्र रूप से मुख गुहा में घूमती रहती है। हमारी जो जिह्वा होती है वह हमारे मुख गुहा के आधार पर फ्रेनियम से जुड़ी होती है, और हमारी इस जिह्वा के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं। एक को हम लोग पीपल बोलते हैं, बहुत सारे को हम लोग पेपिला बोलते हैं, और इन पेपिला के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं, और जो क्या बताती हैं, विभिन्न प्रकार के स्वाद के बारे में बताती हैं। आगे वाले जीभ का आगे वाले हिस्से से, अग्रभाग से मीठे स्वाद के बारे में पता चलता है, पीछे वाले भाग से कड़वे स्वाद के बारे में पता चलता है, जबकि पार्श्व हिस्से में आगे वाला जो पार्श्व हिस्सा है उससे नमकीन स्वाद के बारे में पता चलता है, जबकि जो पीछे वाला पार्श्व भाग है पश्च पार्श्व भाग से खट्टे स्वाद के बारे में पता चलता है। अब हमारे आहार नाल के मुख गुहा के आगे क्या आता है, ग्रसनी आती है। ग्रसनी के बारे में हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि जो ग्रसनी होती है वह भोजन के लिए और वायु के लिए कॉमन पैसेज होती है, कॉमन रास्ता होती है। इसी ग्रसनी से हम लोग के यहाँ अंदर हवा आती है, और हम लोग के अंदर भोजन भी ग्रसनी से होकर ही जाता है। तो इसलिए ग्रसनी के लिखा है कि फेरिंग्स अर्थात ग्रसनी इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। और मैंने बताया था कि ग्रसनी में जो वायु नलिका खुलती है, वायु नली खुलती है, उसके ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, और इसके ऊपर एक ढक्कन होता है। ग्लॉटिस के ऊपर के ढक्कन को हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो उपास्थि का बना होता है, घाटी के पास होता है। नाम दे रखा था हिंदी में उपास्थि घाटी ढक्कन। चूंकि हम लोग को आहार नाल पढ़ना है तो हम लोग को वाइंड पाइप से क्या मतलब, हम लोगों को तो फूड पाइप से मतलब है। फूड पाइप को हम लोग ओएसोफेगस कहते हैं, ओएसोफेगस अर्थात ग्रसिका कहते हैं। तो अगले हिस्से का नाम है ग्रसिका। ग्रसिका के बारे में हम दो बातें बताने जा रहे हैं, इससे पहले थोड़ा इसको हम मिटा दें। मिट गया है। अब हम लोग अगले हिस्से जिसका नाम है ग्रसिका अर्थात ओएसोफेगस, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए लिखा है ग्रसिका के बारे में कि यह एक पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष और मध्यपट से होते हुए जे आकार के संरचना जिसका नाम है अमाशय उसी में खुलती है, समझाती है। खुद देखिए कहां, यहां से लेकर के यहां तक, क्या आप लोग को ये लंबा नहीं दिखाई पड़ रहा है? यस, लंबी नलिका है। बताइए क्या ये मोटी है कि पतली है? पतली है, इसलिए लिख रहा है कि पतली लंबी नलिका है। क्या? ग्रसिका। ग्रसिका एक पतली लंबी नलिका है जो किससे किससे होते हुए, यहां पर देखिए ये गर्दन है, इसका नाम है, जो हमारे इसके अंदर गुहा है जिसके नाम फेफड़े होते हैं, तो गुहा का नाम है वक्षीय गुहा, इसके लिए वक्ष लिख दिया है हमारी एनसीईआरटी वालों ने। कह रहा है कि गर्दन, वक्ष और मध्यपट से होते हुए, मध्यपट समझना है आपको, तो आपको दो चीजें आनी चाहिए। हमारा यहां पर जो गुहा है इसके अंदर, इसका नाम है वक्षीय गुहा, और यहां पर नीचे जो गुहा है जिसके अंदर हमारे अमाशय होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैंक्रियाज और लीवर होते हैं, इसका नाम है उदर गुहा। उदर गुहा और वक्षीय गुहा को एक दूसरे से अलग करने वाली, इनके बीच में एक पट्टी होती है जो पेशी की बनी होती है, मसल की बनी होती है, उसी का नाम है मध्यपट। आपको मध्यपट समझना है तो आप ऐसे समझिए, ये है मान लीजिए वक्षीय गुहा, ये है उदर गुहा, इनके बीच में एक गुंबद के आकार का मसल का बना हुआ संरचना होता है जिसका नाम है मध्यपट। मध्य मतलब दोनों गुहाओं के बीच में, उन दोनों के उसे अलग करने का काम करता है। और उसी में ये देखिए ये मध्यपट हो गया, ये है हमारी मान लीजिए ग्रसिका। तो ग्रसिका गर्दन से होते हुए, वक्ष से होते हुए, मध्यपट से होते हुए जा करके खुलती है एक जे शेप, जे आकार के संरचना में। इस जे आकार का संरचना का नाम है अमाशय। तो फिर से एक बार पूरी लाइन समझ जाइए। ग्रसिका एक पतली लंबी नली है
जो गर्दन, वक्ष और मध्यपट से होते हुए जाकर के खुलती है एक जे आकार के थैलमा संरचना में। उस जे आकार के थैलीनुमा संरचना का नाम क्या है? अमाशय। अमाशय में खुलती है। और यहां पर कह रहा है कि जैसे ही ग्रसिका अमाशय में खुलती है, एक अवरोधनी लगा होता है जो मसल का बना होता है। अवरोधनी का मतलब जो कुछ भी ग्रसिका से इस अमाशय में आ रहा है, तो ग्रसिका से अमाशय में आना और अमाशय का भोजन ग्रसिका वापस न जाए, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक पेशी अवरोधनी लगा होता है। और चूंकि ये जो पेशी अवरोधनी है ग्रसिका और अमाशय के बीच में है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ग्रसिका अमाशय अवरोधनी। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। तो इस प्रकार से हमारे आहार नाल का 3 हिस्सा हो गया। मुख गुहा हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रसिका हो गया। अब हमारे आहार नाल के अगले हिस्से का नाम है अमाशय। और इस अमाशय के 4 भाग होते हैं और हम चारों का नाम लिखने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा हम उसको मिटा दें। हो गया। अब ये जो हम लोग इस अमाशय को, जो कि हमारे ग्रसिका के बाद वाला हिस्सा है, इस अमाशय को अगर हम लोग यहां पर ले आके देखें तो इस अमाशय के स्वयं 4 हिस्से होते हैं। एक तो वह हिस्सा जिसमें ग्रसिका आकर के खुलती है, उस हिस्से का नाम है कार्डियक पोर्शन अर्थात जठरागम। ध्यान देना, ये जो ग्रसिका है कार्डियक पोर्शन में आकर के खुल रही है, इसीलिए इस ग्रसिका अमाशय अवरोधनी का, जिसको हम बोल रहे थे गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, इंग्लिश में दूसरा नाम ही होता है कार्डियक स्फिंक्टर। क्यों? क्योंकि जो ग्रसिका होती है, ग्रसिका आकर कहां पर खुलती है? कार्डियक पोर्शन में। हिंदी में इसको बोलते हैं जठरागम। जो अगले हिस्से का नाम है काय, इंग्लिश में इसको बॉडी बोलते हैं। ज्यादातर हिस्सा हमारे अमाशय का बॉडी वाला हिस्सा होता है अर्थात काय वाला हिस्सा होता है। तीसरे हिस्से का नाम है फंडस, जो कार्डियक पोर्शन से थोड़ा सा ऊपर होता है। जठरागम के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको हम लोग फंडस ही कहते हैं। और अमाशय का जो चौथा वाला पोर्शन है, जो कि हमारी छोटी आंत के ग्रहणी में खुलता है, इस वाले हिस्से का नाम, जो कि ग्रहणी में खुलता है, उस वाले हिस्से का नाम है जठर निर्गम। क्यों? क्योंकि जठर रस से जो कुछ भी घुला हुआ है, मिला हुआ है हमारे भोजन का टुकड़ा, वो सब यहां से निकल रहा है। जठर रस से भीगा हुआ भोजन का जो कण है यहां पर निकल रहा है, इस रास्ते में निकल रहा है जठर निर्गम अर्थात पाइलोरिक पोर्शन। तो इस प्रकार से हमारे अमाशय के 4 पोर्शन हो गए, 4 क्षेत्र हो गए, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। फंडस को हिंदी में लोग फंडस ही कहते हैं, कार्डियक को जठरागम कहते हैं, बॉडी को काय कहते हैं और पाइलोरिक को हम लोग जठर निर्गम कहते हैं। अमाशय के बाद से हमारे आहार नाल का अगला हिस्से का नाम है ग्रहणी, जिसके स्वयं 3 हिस्से होते हैं। पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इसका नाम है ग्रहणी। उसके आगे आता है अग्र क्षुद्रांत, जेजनम कहते हैं इसको इंग्लिश में। और जो लास्ट में जो अंतिम हिस्सा होता है छोटी आंत का, उसका नाम है क्षुद्रांत, इंग्लिश में इसको हम लोग इलियम कहते हैं। पढ़ा चुका हूं। फिर छोटी आंत के बाद से जो हमारे आहार नाल का अगला हिस्सा है, उसका नाम है बड़ी आंत। जहां पर छोटी आंत का क्षुद्रांत वाला हिस्सा आता है बड़ी आंत में, उस हिस्से का नाम है अंधनाल। और अंधनाल को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सीकम। और यहीं पर एक उंगली के समान देखिए, यहाँ पर एक संरचना निकली होती है, जो हमारे शरीर में कोई काम नहीं करती है। यहाँ पर थोड़े बहुत एक आध दो सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे आपको, इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, अवशेषी अंग है। और इसका नाम है परिशेषिका अर्थात अपेंडिक्स। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स पूरा नाम है इंग्लिश में इसका। बड़ी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं, आपको पता है। पहले से का नाम है अंधनाल, दूसरे का नाम है वृदांत और तीसरे वाले हिस्से का नाम है मलाशय। वेदांत के भी स्वयं 4 हिस्से होते हैं, हम आपको बता चुके हैं। जो ऊपर की तरफ हिस्सा चल रहा है इसको हम बोलते हैं आरोही वेदांत, जो ऐसे है क्षैतिज है उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ वेदांत, जो नीचे की तरफ आ रहा है अवरोही वेदांत, और इसका नाम है सिग्मा वेदांत। सिग्मा वेदांत जाकर खुलता है मलाशय में, और मलाशय की जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनस अर्थात गुदा या फिर मल द्वार। इस प्रकार से हमारे आहार नल के एक एक हिस्से के बारे में डिटेल जानकारी आपको प्राप्त हुई। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि हम लोग का जो भोजन का पाचन होता है वह कैसे कैसे कहां कहां पर किस किस अवयव का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर संपूर्ण होता है, प्रोटीन का पाचन कहां पर संपूर्ण होता है, और वसा का पाचन कहां पर संपूर्ण होता है। मतलब हमारे भोजन के जो मुख्य अवयव होते हैं उनका पाचन किन किन जगहों पर कितने कितने हिस्सों में होता है, वो सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वंस अगेन लव यू ऑल।